नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज की 5 खबरें इस अंक में आपका स्वागत है। आज खबर की शुरुआत करते हैं आईटीबीपी के जवान की बर्खास्तगी को, जिसे विभाग ने बर्खास्त किया था और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि उसकी सज़ा पर गौर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर ये व्यवस्था, शासन, प्रशासन सब बेकार हैं। इसलिए उसकी सज़ा को जायज़ मानते हुए उन्होंने जो आईटीबीपी के जवान को बर्खास्त किया गया था उसको उन्होंने बरकरार रखा है। वाक़या ऐसा हुआ था कि आईटीबीपी के जवान की ड्यूटी थी, संभवतः क्वार्टर गार्ड में होगी। वहाँ पर जवानों का वेतन का पैसा आया था जो जवान की सुपुर्दगी में था। जवान ने क्या किया कि रात में किसी समय उसमें ताला तोड़ करके उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। सोचा खबर नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी चीज़ें कहाँ छिपती हैं। निकाल लेने के बाद में फिर जांच हुई। जांच में पाया गया कि उसी ने पैसे निकाले थे, क्योंकि उसकी ड्यूटी के दौरान ही ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर उसको बर्खास्त कर दिया गया। जब बर्खास्त कर दिया गया, जवान उत्तराखंड हाई कोर्ट में गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी सज़ा पर पुनर्विचार किया जाए। इस मामले को लेकर आईटीबीपी विभाग सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस पर विचार करने के लिए कहा है, ये अमान्य है और उस जवान को सज़ा जो दी गई है वो बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि यदि बल के जवान इस प्रकार का आचरण करने लगेंगे तो फिर इसका संदेश गलत जाएगा और लोग जो है अनुशासनहीन बनते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सज़ा को किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे जवान पर जिस पर किसी अमानत की जिम्मेदारी हो, और ऐसे लोग तो पैरामिलिट्री के जो लोग हैं उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, और अगर वो ऐसे कृत्य करेगा तो फिर उसको बल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे बल के दूसरे लोगों में भी गलत संदेश जाता है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात भी लाई गई कि इसके पहले भी उक्त जवान 8 बार कदाचार में शामिल रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से बल में रहने के लायक नहीं था, क्योंकि उसका पुराना इतिहास रहा है कदाचार करने का, गलत काम करने का। तो उसे बर्खास्त किया ही जाना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, और ये और इनके जो सेनाध्यक्ष हैं दोनों ही जब गीदड़ भभकी देते हैं या ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे समाज में गलत संदेश जाए और पाकिस्तान का नुकसान हो, पहले भी ये बयान अपने देते रहे हैं, अभी फिर नया इनका बयान आया हुआ है। वो कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान की सेना ने हरा दिया था, और जिस प्रकार से भारत को पाकिस्तान की सेना ने हराया है, ऐसे ही ये जो जल संधि तोड़ी गई है, हमारे यहाँ का पानी रोका गया है, इस लड़ाई में भी भारत हारेगा और पाकिस्तान जीतेगा। अब इनको ये नहीं पता हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान जीता था और कैसे पानी के मामले में वो जीतेगा। यहाँ जब पानी जाएगा नहीं तो तुम्हारे यहाँ के लोग तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे।
जब वहाँ पानी नहीं जाएगा, नदियाँ सूखी होंगी, नहरें सूखी होंगी, और जब ये सब सूखे होंगे तो खेत भी सूखे होंगे, तो क्या पैदा करोगे, क्या खाओगे। लेकिन इनकी चूँकि आदत रही है, हमेशा गीदड़ भभकी देते हैं, और इसी वजह से इन लोगों का ज़्यादा नुकसान भी होता है। अगर गीदड़ भभकी न दी होती, पहलगांव के मामले में अगर निष्पक्ष जांच की होती, जो दोषी उनके यहाँ हैं या जिन आतंकवादियों को इन्होंने पाल रखा है उनको ही नेस्तनाबूद कर देते या भारत के हवाले कर दिया होता, तो इतना नुकसान जो खरबों रुपए का इनका हुआ है, ये नुकसान से बच सकते थे, और दुनिया में जो उनकी बेइज्जती थी उससे भी ये बच सकते थे। लेकिन इस गीदड़ भभकी के चलते ही जो इनको इतना नुकसान उठाना पड़ा है, और ये समय समय पर भारत को गीदड़ भभकी देते रहते हैं। हालांकि इस बीच में पाकिस्तान के जो जल मंत्री हैं, उन्होंने भारत को 4 बार चिट्ठी लिखी है कि हमारे यहाँ बहुत त्राही त्राही मची हुई है, पानी की किल्लत है, तो आप लोगों ने जो पानी रोक रखा है उसको आप आने दीजिए। लेकिन भारत क्या करता है कि पानी आने तो देता है लेकिन अचानक छोड़ता है। जब अचानक छोड़ता है तो वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। और ये अभी तो कुछ नहीं है, ये जब बरसात का मौसम आएगा, बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा पानी जमा होगा तो भारत सरकार क्या करेगी कि इकट्ठे छोड़ देगी, एक हफ्ते में एक बार छोड़ेगी फिर बंद, एक हफ्ते में छोड़ेगी फिर बंद, तो वहाँ पर रोज़ ही बाढ़ आती रहेगी, हर हफ्ते बाढ़ आएगी। तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा यह देखने वाला होगा। खबर अगली है, उसकी तरफ रुख करते हैं। खबर है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पार्टी में बहुत दिनों से अध्यक्ष का संकट चल रहा है, और जिसकी उम्मीद अब ये की जा रही है कि 15 से 20 जून के बीच में इनमें जो अध्यक्ष है वो उसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि इस बीच जो जेपी नड्डा हैं उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया जा चुका है। क्योंकि बीजेपी में एक पॉलिसी है कि एक आदमी एक ही पद पर रह सकता है, क्योंकि वो अध्यक्ष भी हैं और इस दूसरी तरफ वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो जो बीजेपी की पॉलिसी है कि केंद्रीय मंत्री होना और बीजेपी का अध्यक्ष होना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। हालांकि बाकी दलों में तो जो अध्यक्ष होता है वही सर्वे सर्वा होता है, वही मुख्यमंत्री बन जाएगा, वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, या उनका बेटा बन जाएगा या खुद बन जाएंगे या बीबी को बना देंगे, इस प्रकार की परंपरा उनकी रहती है। लेकिन बीजेपी में इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि एक आदमी के पास एक ही पद रहे। तो इसका पालन करने के लिए एक आदमी को जो है एक ही पद दिया जाता है। इस समय जो 5 नामों की चर्चा चल रही है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, मनोहर लाल खट्टर का भी नाम चल रहा है। हालांकि वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर ये बनाए जाएंगे तो फिर उनको केंद्रीय मंत्री पद से हटाया जाएगा। और चौथा नाम चल रहा है मनोज सिन्हा का, जो इस समय जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी हैं। और 5वां नाम डॉक्टर के लक्ष्मण। अब ये 5 नाम ऐसे हैं जो आरएसएस के भी प्रिय हैं और मोदी के भी प्रिय हैं। क्योंकि नड्डा का कार्यकाल आरएसएस का भी उन पर बरदस्त बना रहा और मोदी जी के बड़े प्रिय थे, तो इन 5 नामों से किसी का नाम लिया जा सकता है। लेकिन एक बात और है, भाजपा में आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। जितनी बार कयास लगाए गए हैं वो कयास झूठे हुए हैं, किसी भी मामले में हो, चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए हो, चाहे जो केंद्र के मंत्री होते हैं उनकी लिस्ट हो। तो ऐसे नामों की जब घोषणा बीजेपी में की जाती है तो किसी को पता नहीं होता है। और अक्सर जो मीडिया में खबरें आती हैं, मीडिया में जो कयास लगा जाते हैं, ऐसे लोगों का नाम तो होता ही नहीं है, ये अक्सर देखा गया है। लेकिन कुछ भी संभव है, क्योंकि अब इनके पास समय नहीं है। अभी बिहार में चुनाव होना है, क्योंकि बीच में
कुछ चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव, कुछ राज्यों के चुनाव थे, इसलिए ये कार्यकाल नड्डा जी का बढ़ता गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि 20 जून तक बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक वक्तव्य दिया है कि देश की जो आज़ादी है, 1947 में जो हमको आज़ादी मिली, तो इसमें किसी एक संगठन को, किसी एक पार्टी को, किसी एक दल को, किसी एक समूह को अगर कोई श्रेय देता है तो ये उचित नहीं है। और बात भी सही है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। और अगर ये कहा जाए 1947 में ही अचानक आज़ादी मिल गई तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि आज़ादी की पहली जो हुंकार मेरठ से फूंकी गई थी 1857 में। तो 1857 से लेकर के 1947 तक लाखों लोगों की बलि हुई, बलि कहेंगे हम, क्योंकि खड़े खड़े लोगों को पेड़ों पे लटका दिया गया। 100 लोगों को एक साथ फांसी दे दी जाती थी। काला पानी भेज दिया जाता था, काले पानी से लौट के लोग आते नहीं थे। और जब मर्जी होती थी, जैसा भी कानून, तो उनका अपना कानून होता था, अपने जज होते थे, और इस प्रकार से जिसको भी फांसी पे लटकाना होता था, आज सज़ा सुनाई गई, कोई अपील नहीं, कल उसकी फांसी हो जाती थी। और कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि जो फांसी का दिन मुकर्रर किया गया था उससे एक दिन पहले ही फांसी दे दी। तो इस प्रकार जो 1857 से 1947 के बीच में लाखों लोगों ने अपना घर बर्बाद कर लिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया, उसमें कोई किसी पार्टी का नहीं था, कोई किसी दल का नहीं था, कोई किसी समूह का नहीं था, कोई किसी जाति धर्म का नहीं था। सभी लोग अपने अपने हिसाब से देश की आज़ादी के लिए लड़े और तब जा कर के ये आज़ादी मिली थी। इसलिए ये कहना कि अमुक लोगों के द्वारा अमुक लोगों ने आज़ादी दिलाई, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। तमाम तो ऐसे लोग भी मर गए जिनके बारे में पता ही नहीं चला, कहाँ मरे, क्या हो गया, गायब हो गए, अंग्रेज़ों ने उनको गायब कर दिया। तो इस प्रकार से किसी एक विशेष दल को या किसी को इसका श्रेय देना कतई उचित नहीं होगा। और अगली खबर का रुख हम करते हैं G27 समिट का। ये 15 से 17 जून को कनाडा में होगी और कनाडा की तरफ से भारत को न्योता दिया गया है। बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि न्योता नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आया है, क्योंकि पिछले दिनों से हमारे और कनाडा के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। एक निज्जर नाम के सिख थे जिनका आतंकवादियों से भी ताल्लुक़ था, लेकिन वो कनाडा में मार दिए गए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ही कहा था, इसके पहले जो प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो, जो वहाँ के पहले के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है निज्जर को मारने में। हालांकि भारत ने इसका खंडन किया था कि हमारी किसी भी एजेंसी का किसी भी उसका मतलब नहीं है। अब हो सकता है कि उन जो निज्जर की मौत हुई थी वो आपसी रंजिश में आतंकवादियों ने ही एक दूसरे को मार दिया हो। लेकिन इसके बाद जो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कार्नी, उन्होंने जब निमंत्रण दिया है तो फिर वहाँ पे जो खालिस्तान समर्थक जितने भी सिख लोग हैं कनाडा में, उन लोगों ने विरोध किया है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इस विषय में एक्शन नहीं लिया है। जिन लोगों ने हत्या की है उनका नाम उजागर नहीं किया है। तो हालांकि भारत हमेशा से कहता आया है इस हत्याकांड में हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जहाँ पर ऐसे समिट होते हैं तो जो आयोजक होता है उसकी मर्जी होती है किसको बुलाए किसको न बुलाए। जब अभी तक निमंत्रण नहीं आया था तो कई विपक्षी पार्टियां भी, कांग्रेस पार्टी खासकर, ये कह रही थी कि बताइए हमारे देश को न्योता ही नहीं दिया गया G7 में, तो ये हमारे देश की बेइज्जती है। लेकिन वो न्योता देना न देना व्यक्तिगत कारण होते हैं।
चलो न्योता आ गया है। अब शायद जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि न्योता क्यों नहीं आया होगा, उनको भी खुशी हो गई होगी कि चलो न्योता मिल गया है। हालांकि उनका इस न्योता से आने जाने का कोई मतलब नहीं, जाना प्रधानमंत्री को है, सभी को जाना नहीं है, ये नहीं सभी पार्टियों के लोग जाएं। तो ये 5 खबरें थी, हमने कोशिश की है 5 खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। आपको ये अंक कैसा लगा, इस बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। और इसके साथ ये अंक को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस अंक को देखिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।